हेलो बच्चे, शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम हिंदी व्याकरण के विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे या जानेंगे वह विषय है लकोक्तियां। आज की इस वीडियो में हम लकोक्तियों के बारे में जानेंगे कि लकोक्तियां क्या होती है और मुहावरों और लकोक्तियों में क्या अंतर है। हम लकोक्तियों के कुछ उदाहरणों को अर्थ सहित प्रयोग के रूप में जानेंगे कि हम किस तरह से अपने वाक्यों में लकोक्तियों का प्रयोग करके अपने वाक्यों को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि प्रभावशाली जो वाक्य होते हैं वो बोलने में तो बहुत ज्यादा आकर्षक लगते ही हैं, साथ ही साथ वो दूसरों पर भी जो है ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए हमें अपने वाक्यों में कहीं कहीं पर मुहावरे और लकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वाक्यों में हम किस तरह से कौन सी लकोक्ति का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लकोक्तियों की परिभाषा से कि लकोक्ति किसे कहते हैं। लकोक्ति की परिभाषा इस तरह से है कि किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लकोक्ति कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई पूरा कथन यानी जब कोई पूरा वाक्य किसी प्रसंग विशेष में उदित किया जाता है तो लकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है कहावत के रूप में बहुत सारे वाक्य कह लेते हैं, उसी को जो है हम आज के डेट में लकोक्ति कहते हैं। यानी कहावत और लकोक्ति एक ही है। यहाँ पर परिभाषा में आप ये भी देख सकते हैं कि किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को, यानी कोई वाक्य जो प्रसिद्ध हो जाता है और उसी तरह से जो है उसका प्रयोग पहले से लगातार होता आ रहा हो, उसे लकोक्ति कहते हैं। लकोक्ति को और अच्छे से जानते हैं। लकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। यानी लोगों में जो प्रचलित कथन होते हैं, लोगों में जो प्रचलित वाक्य होते हैं, उन्हें लकोक्ति कहते हैं। संस्कृत में लकोक्ति जो है एक अलंकार का भेद भी है और सामान्य अर्थ में लकोक्ति को कहावत कहा जाता है। ये जो है भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करती है। यानी ये जो लकोक्ति होती है या मुहावरा जो होता है, ये दोनों ही जो है हमारे वाक्यों को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं। लकोक्ति जो है भाषा के सौंदर्य को बढ़ाती है, सुंदरता को बढ़ाती है। लेकिन जो लकोक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति द्वारा नहीं होता बल्कि लोगों द्वारा होता है। अतः लकोक्तियों के रचनाकार का पता नहीं होता। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस लकोक्ति का प्रयोग जो है सबसे पहले इस व्यक्ति ने किया था, क्योंकि जो लकोक्ति होती है वो एक व्यक्ति के कहने पर नहीं चलती है। लकोक्ति प्रसिद्ध होती है लोगों के द्वारा उस वाक्य को बार बार दोहराने के द्वारा। यानी जब कोई एक वाक्य को कई लोग जो है बार बार अपने वाक्यों में दोहराते हैं या बार बार जो है किसी परिस्थिति में उस वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो वो वाक्य जो है प्रसिद्ध हो जाता है और वो लकोक्ति बन जाता है। यानी लोगों द्वारा उसका बार बार प्रयोग किया जाता है, लोगों द्वारा उसको बार बार अपने वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तब जाके वो वाक्य लकोक्ति बनता है, ना कि किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई एक वाक्य कहने पर लकोक्ति बन जाती है। लकोक्तियां ऐसे कथन या वाक्य हैं जिनके स्वरूप में समय के अंतराल के बाद भी परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो लकोक्ति होती है उसे हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने बहुत सालों पहले कहा हो और उस वाक्य को जो है आज तक लोग उसी टोन में कहते हैं। यानी जैसे उस व्यक्ति ने उस वाक्य को कहा था उसी तरह से जो है आज तक उस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई भी किया जाता। इसका मतलब ये भी है कि जो लकोक्ति है वो व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होती। यानी व्याकरण के नियम जो है उस पर लागू नहीं होते। कहने का अर्थ ये है कि लकोक्ति पर जो है लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इसके उल्टे मुहावरे की जब संरचना होती है तो उसमें ये परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये बात जो है आपको थोड़ी समझ में नहीं आई होगी यहाँ पर, तो इसलिए हम इसके उदाहरण देखेंगे ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि जो लिंग, वचन और काल होते हैं उसके अनुसार जो है लकोक्तियों पर कैसे असर नहीं पड़ता और मुहावरों पर उसका कैसे असर पड़ जाता है। तो चलिए मुहावरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे मुहावरों का। यहाँ पर एक मुहावरा है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना।
अब जो है जब ये मुहावरा हम प्रयोग करते हैं तो देखिए जैसे लड़के के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं कि लड़का अपना सा मुंह लेकर, देखिए जैसे लड़के के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं कि लड़का अपना सा मुंह लेकर रह गया। और लड़की के लिए जब प्रयोग करेंगे तो इसमें देखिए परिवर्तन हो जाता है, कैसे कि लड़की अपना सा मुंह लेकर रह गई। यहां पर देखिए लिंग के अनुसार जो है मुहावरा परिवर्तित हो गया। ऊपर था लड़के के लिए कि अपना सा मुंह लेकर रह गया, और लड़की के लिए जब प्रयोग किया तो वहां पर आ गया रह गई। तो यहां पर आपने देखा कि मुहावरे में जो है लिंग परिवर्तन के कारण इसमें चेंज आ गया। अब उदाहरण देखते हैं लकोक्ति का। लकोक्ति का उदाहरण है यह मुंह और मसूर की दाल। अब देखिए इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे कि है तो चपरासी पर कहता है कि लंबी गाड़ी खरीदूंगा, यह मुंह और मसूर की दाल। और दूसरा उदाहरण है राधा की आमदनी से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है और कहती है कि नया घर जल्दी लेने वाली है, यह तो राधा के लिए वही बात हुई कि यह मुंह और मसूर की दाल। अब में प्रयोग किया है, दोनों जगह पर ही जो है लकोक्ति एक जैसी ही रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुहावरे का जब आपने प्रयोग किया तो लिंग परिवर्तन के कारण जो है मुहावरे में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन लकोक्ति में जो है ऐसा नहीं देखा जाता है। लकोक्ति जैसी प्रयोग की जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर चाहे लिंग हो, वचन हो, काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लकोक्ति वैसी ही रहती है जैसे उसका प्रयोग हुआ था या जैसी वो प्रसिद्ध हुई थी। मुहावरे जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। इसे और अच्छा जानने के लिए हम मुहावरे और लकोक्तियों में अंतर जानेंगे। तो मुहावरे और लकोक्तियों में अंतर इस तरह से है। पहला जो अंतर है वो है मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं, जैसे अपना उल्लू सीधा करना, कलम तोड़ना आदि। लेकिन लकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है, जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पर आप की जो मुहावरा है वो वाक्यांश है, वो पूरा वाक्य नहीं है, वो एक वाक्य का थोड़ा सा अंश है। यानी जब भी हम किसी मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो हम केवल मुहावरा बोलकर ही जो है अपनी बात को नहीं कह सकते हैं, लेकिन लकोक्ति जो होती है वो पूर्ण वाक्य होती है, वो एक पूरा वाक्य होती है। यदि हम किसी लकोक्ति को कहें तो उससे भी जो है हम अपनी बात को रखने में समर्थ हो सकते हैं, जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, लेकिन कलम तोड़ना जो है वो पूर्ण वाक्य नहीं है, वो केवल एक वाक्य का अंश है, वो केवल वाक्यांश है। दूसरा अंतर है कि वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद मुहावरों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के कारण परिवर्तन होता है, और लकोक्तियों में प्रयोग के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमने पहले भी देखा है जब हमने पहले उदाहरण देखे कि किस तरह से जो है मुहावरों में परिवर्तन होता है और लकोक्तियों में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर हम एक बात और कह सकते हैं कि जो मुहावरे होते हैं वो जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार चलते हैं, यानी जहां लिंग परिवर्तन होगा वहां पर मुहावरे भी परिवर्तित होंगे। चाहे वचन परिवर्तित हो या काल परिवर्तित हो, मुहावरे जो है लिंग, वचन, काल यानी व्याकरण के जितने भी नियम होते हैं मुहावरे जो हैं उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन जो लकोक्तियां होती है वो व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है। यानी मुहावरे परिवर्तित होते हैं और लकोक्तियां परिवर्तित नहीं होती है। वो जो है जिस वे में कही जाती है, जिस तरह से वो प्रसिद्ध हुई है, लकोक्तियां जो है उसी तरह से प्रयोग की जाती है। उन पर लिंग, वचन, काल या व्याकरण के किसी अन्य नियम का कोई भी असर नहीं पड़ता है। तीसरा अंतर क्या है कि मुहावरों का अंत प्राय ना युक्त क्रियाओं के साथ होता है, जैसे हवा हो जाना साथ होता है, जैसे हवा हो जाना, सिर पर चढ़ना, हाथ फैलाना आदि। लकोक्तियों के बारे में ये शर्त जरूरी नहीं है, क्योंकि लकोक्तियां स्वतः पूर्ण वाक्य हैं, अतः इसका अंत क्रिया के किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, आ बैल मुझे मार, अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो मुहावरे होते हैं वो मैक्सिमम जो है ना से युक्त जो क्रियाएं होती है उस पर उसका अंत होता है। जैसे आपने देखा, जैसे हवा हो जाना, सर पर चढ़ना, हाथ फैलाना, इसके अंत में हर जगह ना है। लेकिन लकोक्तियों में ये नहीं होता है, क्योंकि आपने पहले वाले अंतर में पढ़ा कि जो लकोक्तियां होती है वो पूर्ण वाक्य होती है, और पूर्ण वाक्य का मतलब है कि वो किसी भी क्रिया में खत्म हो सकती है। यानी लकोक्तियों में ये
जो मुहावरों के साथ है ना में खत्म होना, वो असर नहीं करता है। मुहावरे जो हैं वो पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, लेकिन लोकोक्तियां वाक्य पूर्ण होती है, इसलिए जो है वो किसी भी तरह से अंत हो सकता है उनका। जैसे आपने यहाँ पर देखा, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, आ बैल मुझे मार, और अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ पर 3 जो है आपको उदाहरण दिए हैं, और इनका अंत देखिए आप। जो अज्जल गगरी छलकत जाए उसका अंत जाए से हो रहा है, आ बैल मुझे मार का अंत जो है मार से हो रहा है, और अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है का अंत जो है कर देती क्रिया से हो रहा है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में ये भी बहुत बड़ा अंतर है। यहां से आप मुहावरे और लोकोक्तियों को पहचान सकते हैं। चौथा अंतर देखिए कि मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते, अतः उनके वाच्यार्थ और मुख्यार्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे ओखली में सर देना, घाव पर नमक छिड़कना। और लोकोक्तियां जो है वो प्राय तर्कपूर्ण उक्तियां होती है, और हो सकता है कि कुछ लोकोक्तियां तर्क शून्य भी हो। जैसे यहाँ पर तर्कपूर्ण जो है वो उसका एक उदाहरण देखिए कि एक हाथ से ताली नहीं, उदाहरण देखिए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, या आम के आम गुठलियों के दाम। और तर्क शून्य जो है वो है जैसे छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। अब यहाँ पर देखिए जो मुहावरे होते हैं वो तर्क पर आधारित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओखली में सर देना। अब आप देखिए कोई जो है अपना सर ओखली में नहीं देता है, ये सिर्फ एक मुहावरा है। यानी इस तरह से कोई भी बात जो है वो तर्कपूर्ण नहीं है। जैसे घाव पर नमक छिड़कना, अब घाव पर आप नमक छिड़केंगे तो आपको कितनी तकलीफ होगी, इसलिए जो मुहावरा ही है ये तर्क नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो प्राय जो है वो मैक्सिमम जो है वो तर्कपूर्ण होती है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये एक फैक्ट है, ये तर्कपूर्ण है कि एक हाथ से सच में जो है वो ताली नहीं बजती है। और आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी जो है एक तर्क है। यानी आप आम के आम भी खरीद रहे हो और गुठलियों के भी दाम होते हैं, क्योंकि गुठलियों के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अब ये तर्क है, ये फैक्ट है। और तर्क शून्य भी हो सकती है लोकोक्तियां, जैसे छछुंदर के सिर में चमेली का। मैक्सिमम जो है वो फैक्ट के साथ होती है, वो फैक्ट वाली होती है, वो तर्कपूर्ण होती है। मुहावरे जो है वो तर्क शून्य ही होते हैं। अब हम लोकोक्तियों के कुछ उदाहरणों पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लोकोक्तियां हो सकती हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, और उनका प्रयोग जो है आप अपने वाक्यों में किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने वाक्यों को और ज्यादा सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हैं उन लोकोक्तियों का प्रयोग करके। तो चलिए उदाहरणों को देखते हैं। अंधों में काना राजा, ये एक लोकोक्ति है कि अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। यानी जहां पर भी कोई ऐसा वाक्य आए जहां आपको किसी को ये कहना हो कि मूर्खों में कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वहां पर जो है आप अंधों में काना राजा ये लोकोक्ति जो है प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर एक हम प्रयोग लेते हैं कि मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं है, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट में लाइन है कि ठीक ही कहा है अंधों में काना राजा, यहाँ पर आप जो है अगर साधारण तरीके से कहते तो आप यहाँ ये कह सकते थे कि जो पंडित अनोखे राम है वो जो है कुछ पढ़े लिखे हैं, इसलिए जो है अनपढ़ व्यक्तियों के बीच में जो है वो अच्छे माने जाते हैं, उन्हें अच्छा समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने वाक्य को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए और ज्यादा शब्दों को ना कहकर कम शब्दों में उसको संक्षिप्त करने के लिए जो है अंधों में काना राजा जो लोकोक्ति है उसे प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आप भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी एक लोकोक्ति है और बहुत प्रसिद्ध है। और इसका अर्थ है कि समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ है। यानी जब समय निकल जाता है उसके बाद पछताना व्यर्थ है। जहां पर आप इस तरह का कोई वाक्य प्रयोग करना चाहें वहां पर आप इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। खेत, ये जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लगता है। तो प्रयोग यहाँ पर देखिए कि सारे साल राम मस्ती करता रहा, अध्यापकों और अभिभावकों की एक ना सुनी, अब बैठकर रो रहा है। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अब ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोकोक्ति है और इसका अर्थ है अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। यानी जब भी कोई ऐसी बात आए जहां पर अकेले आदमी को दूसरों के सहयोग की जरूरत हो और वो अकेले ही उस काम को करने के लिए बढ़ रहा हो, तो वहां पर आप उसको समझाने के लिए ये लोकोक्ति कह सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर एक देखते हैं
मैं जानता हूं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम बड़ों द्वारा करने को कहा गया है वह जरूर करूंगा। अब यहाँ पर देखिए कि कोई कह रहा है कि वह जानता है कि अकेला आदमी जो है दूसरों के सहयोग से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, लेकिन किसी बड़े ने उसे करने के लिए कहा है, इसलिए वो करेगा, इसलिए वो कोशिश जरूर करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना लंबा वाक्य ना कहकर जो है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये वाक्य जो है वो प्रयोग किया है, यानी एक लकोक्ति है जिसे प्रयोग करके जो है वाक्य को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है। इस हाथ दे उस हाथ ले, ये भी जो है एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है और इसका अर्थ है लेने का देना। और इसका प्रयोग इस तरह से किया गया है, प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी से कहा, आप मेरे भाई को अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लीजिए, मैं आपके बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दूंगा। इसे कहते हैं इस हाथ दे उस हाथ ले। तो इस वाक्य में आप देखिए कि यहाँ पर फेवर की बात की गई है कि आप मेरे लिए ये फेवर कीजिए तो मैं आपके लिए वो फेवर कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लोकोक्ति का प्रयोग किया है कि इस हाथ दे और उस हाथ ले। आप भी इस तरह से अपने वाक्यों को प्रभावशाली बना सकते हैं लोकोक्तियों का प्रयोग करके। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ है कि अपराधी निरपराध को डांटे, यानी जो अपराधी है वो जिसने अपराध नहीं किया है उसको उल्टे डांट रहा है। तो उसका जो है यहाँ पर लोकोक्ति प्रयोग की गई है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि जो चोर है वो कोतवाल को डांट रहा है, चोरी खुद की है फिर भी जो है वो पुलिस को डांट रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ अपराधी निरपराध को डांट रहा है। तो इसका प्रयोग देखिए कि एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। यह तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है कि दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। जब दोनों तरफ से आपको विपत्ति हो, या ना आप इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो, यहां भी आपको घाटा हो रहा हो और दूसरी तरफ भी घाटा हो रहा हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वैसी परिस्थिति में जो है आप आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, सुरेश के सामने अब आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई जब बदमाशों ने कहा कि या तो गोली खाए या सारा सामान उसको दे दे। इतनी सी जान गज भर जुबान, ये इतनी सी जान गज भर जुबान, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोकोक्ति है और इसका जो अर्थ है वो है बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करना, यानी जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बातें करता है, बहुत ज्यादा दिखावटी बातें करता है, उसके लिए जो है आप इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि इतनी सी जान गज भर की जुबान। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए कि 4 साल की बच्ची जब बड़ी बड़ी बातें करने लगी तो दादाजी बोले इतनी सी जान गज भर जुबान। यहाँ पर देखिए कि छोटी सी बच्ची की बात से जब कोई आप बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं तो दादाजी ने यहाँ पर एक लोकोक्ति का प्रयोग किया है कि छोटी सी जान है, ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन गज भर जुबान यानी बहुत लंबी जुबान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ऊंची दुकान फीके पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ है जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो, यानी जब भी आपको कोई ऐसी परिस्थिति सामने आए जहां पर किसी चीज के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना हो, बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा सुनी हो, या किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सुना हो कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जब सामने आए तो वो चीज सुनी हुई बात पर खरा ना उतरता हो, यानी उसमें उतने अधिक गुण ना हो, वो उतनी अच्छी चीज ना हो, तो आप वहां पर जो है इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी इस तरह की आपको कोई भी परिस्थिति हो आप वहां पर इस लोकोक्ति का प्रयोग करें। तो यहां पर इसका उदाहरण है, उस कंपनी का नाम ही नाम है, गुण तो कुछ भी नहीं है, बस ऊंची दुकान फीके पकवान है। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक परिस्थिति है कि किसी कंपनी का नाम बहुत ज्यादा सुना गया है लेकिन उस कंपनी में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने उसके बारे में बहुत ज्यादा सुना था उसने जो है यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग किया कि ये कंपनी जो है सिर्फ ऊंची दुकान और फीके पकवान जैसी है, यानी इसमें कोई भी गुण नहीं है, केवल इसका नाम ही नाम है। तो इस तरह की परिस्थिति में आप भी इस लोकोक्ति का प्रयोग करें। ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोकोक्ति है और बहुत सारी परीक्षाओं में हमेशा पूछी जाती है। इसका अर्थ है जरूरत के अनुसार चीज ना होना। अब आपको कोई भी ऐसी परिस्थिति दी जाती है जिसमें जो है आपको बहुत ज्यादा काम करना हो और वहां पर आपको उस काम के लिए उतने इक्विपमेंट्स या फिर उतनी ज्यादा आपको सुविधाएं ना दी जाए, तो वहां पर आप इस तरह की लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब यहाँ पर इसका प्रयोग देखिए कि विद्यालय के ट्रिप में जाने के लिए 2500 रुपए चाहिए थे परंतु पिताजी ने 1000 रुपए ही दिए। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हुई। अब देखिए जहां पर आपको ज्यादा की जरूरत थी वहां पर आपको कम मिल रहा है, इसलिए वहां पर आपकी ये लोकोक्ति बिल्कुल ठीक बैठती है, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत के अनुसार चीज ना होना। एक पंथ दो काज, ये भी बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है ये भी, और इसका अर्थ है
एक काम से दूसरा काम हो जाना, यानी जब आप एक काम करने जाओ और हाथ ही हाथ में जो है दूसरा काम भी हो जाए, तो वहां पर आप एक पंथ दो काज वाली लोकोक्ति जो है फिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रयोग देखिए कि राम को दिल्ली जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही वहां की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक जगह जाने से आपके दो काम हो रहे हैं, इसलिए वहां पर जो है आपकी लोकोक्ति एक पंथ दो काज जो है बिल्कुल ठीक बैठता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अर्थ है झगड़ा एक ओर से नहीं होता। यानी जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां पर यह दिखाना हो कि झगड़ा एक ओर से नहीं होता या किसी को यह बात समझानी हो, तो आप अपनी बात को और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए या दूसरे को इस बात को और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए, अपना प्रभाव दूसरे पर और अच्छी तरह से डालने के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्रयोग देखिए कि आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह सही नहीं हो सकता क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। अब यहाँ पर इसका अर्थ है कि कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। कुटिल स्वभाव वाले होते हैं जो बुरे स्वभाव और बिगड़ जाते हैं। कुटिल स्वभाव वाले होते हैं जो बुरे स्वभाव वाले होते हैं, कड़वे स्वभाव वाले होते हैं। वो व्यक्ति जो है जब बुरी संगत में पड़ते हैं तो और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। यानी पहले से ही बुरा था और बुरी संगत मिली तो और ज्यादा बिगड़ गया। तो वहां पर जो है आप एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा जैसी लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग देखिए कि कालू तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, तब उसे आवारा लोगों का साथ और कर लिया, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। यानी जो करेला और नीम होता है दोनों कड़वे होते हैं, यानी पहले से ही कड़वा था और दूसरों के जो बुरे लोग थे उनके साथ मिलना उठना बैठना चालू कर दिया तो और भी ज्यादा बिगड़ गया। तो यहाँ पर जो है ये लोकोक्ति बिल्कुल सही बैठती है और इस तरह की परिस्थिति में आप इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ है जिस चीज के बहुत चाहने वाले हों, यानी एक चीज है कोई और उसको चाहने वाले बहुत सारे हैं, उसे बहुत सारे पसंद करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस लोकोक्ति का इसका प्रयोग देखिए कि अभिषेक जहां कंप्यूटर सीखता है वहां कंप्यूटर एक है और सीखने वाले 20 हैं। ये तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। अब यहाँ पर देखिए कि एक चीज है लेकिन उसे चाहने वाले बहुत है, उसको पसंद करने वाले बहुत हैं, तो यहाँ पर जो है ये लोकोक्ति बहुत सही बैठती है कि एक अनार 100 बीमार। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोकोक्ति है और बहुत जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है और परीक्षा में भी बहुत ज्यादा बार ये पूछी जाती है। तो इसका अर्थ है कि एक खराब चीज सारी चीजों को खराब कर देती है। अब आपको कोई भी ऐसी परिस्थिति मिलती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर आपको ये दर्शाना हो कि कोई एक चीज थी जिसने पूरी चीजों को खराब कर दिया है, तो वहां पर आप जो है इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि मेरी कक्षा में रोहन नाम का एक छात्र था जो छात्रों की किताबें चुरा लेता था, जिससे पूरी कक्षा बदनाम हो गई। कहते भी हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डर। अब ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोकोक्ति है और इसका अर्थ है कि कष्ट सहने के लिए तैयार व्यक्ति को कष्ट का कोई डर नहीं रहता। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है जब आपको लगे कि अब ये चीज होनी ही है, यानी आपको कष्ट मिलना ही है, तो जब आप उस राह में निकल गए हैं, कष्ट वाली जो रास्ता है आप वहां पर चल पड़े हैं, तो फिर कष्ट से क्या डर। यानी जब आपको अंदाजा है कि वहां से आपको दुख मिलने वाला है, वहां से आपको कष्ट मिलने वाला है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो वहां पर ये लोकोक्ति बिल्कुल सही बैठती है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग देखिए कि बेचारी शांति देवी ने जब ओखली में सर दे दिया है तो मूसलों से डर कर भी क्या कर लेगी। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा वाक्य जो है लोकोक्ति पर ही आधारित है, यानी यहाँ पर आपको कोई दूसरी बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको लोकोक्ति दी गई है कि बेचारी शांति देवी, सिर्फ इतना अलग है, बाकी यहाँ पर वही लिखा है कि ओखली में ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डर। यानी जो शांति देवी है उसे अब कष्ट सहने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, तो उसे कष्टों का कोई डर नहीं है क्योंकि उसे पता है कि अब उसे कष्ट सहने हैं, इसलिए वो कष्ट सहने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसे कष्ट से अब डर नहीं लगता। इसलिए यहाँ पर जो है ये पूरा ही वाक्य लिख लिया गया है कि ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डर, क्योंकि आपने पहले भी अंतर में देखा लोकोक्ति और मुहावरों के कि लोकोक्ति जो है वो एक पूरा वाक्य होती है और मुहावरे वाक्यांश होते हैं। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जो लोकोक्ति है वो पूरा एक वाक्य है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली,
ये भी बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति और बहुत पुरानी लोकोक्ति है और इसका अर्थ है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। यानी जहां पर आप किसी ऊंचे और किसी साधारण या छोटे चीज की तुलना कर रहे हो, वहां पर जो है आप इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यहाँ पर प्रयोग देखिए, रोहन से का कोई मेल नहीं, क्योंकि कहा भी जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब यहाँ पर देखिए रोहन और मनीष की जो है तुलना हो रही है। एक जो है बहुत अमीर का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है, तो यहाँ पर जो है दोनों की कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि कहाँ कंगाल में आटा गीला। इस लोकोक्ति का अर्थ है परेशानी पर परेशानी आना। अब जहां पर भी कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां पर परेशानी आ रही है और आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो वहां पर आप इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला। तो यहाँ पर प्रयोग देखिए कि पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया है, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। तो यहाँ पर देखिए परेशानी पर परेशानी आ रही है कि पहले ही पिताजी जो है वो बीमारी की वजह से घर में वैसे ही जो है पैसों की कमी है, और ऊपर से जो है बच्चों की जो पढ़ाई है उसका खर्च भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर परेशानी से परेशानी बढ़ रही है, परेशानी खत्म नहीं हो रही है, एक की दूसरी परेशानी आ रही है। तो यहाँ पर जो है कंगाली में आटा गीला जो लोकोक्ति है वो बिल्कुल सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। अब कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाती है जहां पर आपको किसी अनपढ़ व्यक्ति के बारे में बात करनी हो, या किसी अनपढ़ व्यक्ति के बारे में बताना हो, या फिर किसी अनपढ़ व्यक्ति पर टोन कसनी हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप वहां पर काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग यहाँ पर देखिए, कालू तो अखबार भी नहीं पढ़ सकता, वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है। खाली दिमाग शैतान का घर, बेकार बैठने से तरह तरह की खुराफातें सूझती है। प्रयोग देखिए, राजू बोला कि मैं कभी खाली नहीं रहता हूं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत अधिक कहना। तो इसका प्रयोग देखिए कि बिहारी कवि अपने दोहों में गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ना कहकर कि बिहारी कवि अपने दोहों में कम शब्दों में बहुत अधिक कहने के लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ कहा गया है कि बिहारी कवि अपने दोहों में गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी तरह से लोकोक्तियों का प्रयोग करके दूसरे वाक्यों को भी प्रभावशाली तरीके से दिखाया जा सकता है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोकोक्ति है और इसका अर्थ है जो बहुत बढ़ बढ़कर बातें करते हैं कम करते हैं। इसका प्रयोग देखिए कि बड़बोले रवि से श्याम ने कहा कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। अब इसका अर्थ हुआ झूठा दिखावा करना। अब यहाँ पर देखिए, जब कोई झूठा दिखावा करता है या आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर झूठा दिखावा हो रहा है और आपको उस बात को दिखाना है, बताना है किसी को, तो वहां पर आप इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। कि यहाँ पर प्रयोग देखिए कि रामू निर्धन है, फिर भी ऐसा बन ठन कर निकलता है जैसे लखपति हो। ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। अब यहाँ पर आप एक और बात नोट कर सकते हैं कि लोकोक्ति में देखिए कहा गया है घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया है। लेकिन आप जब यहाँ प्रयोग देख रहे हैं तो प्रयोग में हमने जो है पुल्लिंग का प्रयोग किया है, यानी रामों के बारे में कहा है। लेकिन जब यहाँ पर वाक्य में हम लोकोक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, यानी जो यहाँ पर पुल्लिंग हमने प्रयोग किया है उसके आधार पर जो है हम लोकोक्ति को बदल नहीं रहे हैं। यहाँ पर आपकी ये बात सिद्ध होती है कि लोकोक्तियां जो है जैसी प्रसिद्ध हुई है, जिस वे में जो है लोगों ने उसे प्रसिद्ध किया है, वही बात जो है यहाँ पर सिद्ध होती है कि यहाँ पर भी जो है वही लोकोक्ति उसी तरह से प्रयोग की गई है। यहाँ पर लिंग के बदल जाने से लोकोक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ पर लोकोक्ति ज्यों की त्यों ही लिखी गई है, ज्यों की त्यों ही इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? इसका अर्थ हुआ कि मेहनताना या पारिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। यानी जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर आपको मजदूरी मांगनी पड़े अपनी, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी मेहनताना या अपनी पारिश्रमिक जो है, जो उसने काम किया है उसके पैसे मांगने के लिए, या उसका अपने लिए पारिश्रमिक मांगने के लिए उसको संकोच हो रहा है, उसे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो वहां पर आप ये लोकोक्ति कह सकते हैं कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। और यहाँ पर प्रयोग देखिए कि राजू ने 2 महीने काम किया है, तनख्वाह ना मांगे तो क्या करे, यानी घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है।
ये भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय लोकोक्ति है और अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। और इसका अर्थ है कि अपराधियों के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाते हैं। यानी यहाँ पर जो है गेहूं अपराधियों के लिए कहा गया है और घुन जो है वो निर्दोष व्यक्तियों के लिए कहा गया है। प्रयोग से समझते हैं कि मैंने कालू से कहा था कि चोर डाकुओं के साथ मत रहो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, यही कारण आज जेल काट रहा है। कहावत भी है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती। अब यहाँ पर देखिए, जहां पर भी कोई ऐसी बात आए जहां पर किसी की बुराई है और वो उसे नहीं दिख रही है, जो अपनी बुराइयों को छुपा रहा है, अपनी बुराई उसे नहीं दिख रही, केवल दूसरों की बुराई दिख रही है, वहां पर जो है इस लोकोक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रयोग देखिए, मेरे समधी सुरेश प्रसाद जी तो तिलक दहेज ना लेने का उपदेश देते फिरते हैं, पर अपने बेटे के ब्याह में दहेज के लिए ठने हुए हैं। इसके लिए यही कहावत लागू है कि चिराग तले अंधेरा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ है सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना, यानी 4 दिन की खुशी और फिर दुख आना। तो यहाँ पर प्रयोग देखिए कि आज की तरक्की पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सही बात है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी बात। जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ है कर्म के अनुसार फल मिलता है। और प्रयोग देखिए कि राधा ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया और उसे उसमें 0 अंक प्राप्त हुए। ठीक ही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग कि सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारे किसान कुछ ना कर पाए। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जहां पर भी कोई ऐसी परिस्थिति आए कि जहां पर बलवान की ही जीत होती है, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा हो, तो वहां पर आप लोकोक्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रयोग कर सकते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका अर्थ हुआ ऐसे स्थान में कोई अपना गुण दिखाए जहां कोई देखने वाला ना हो। प्रयोग देखिए कि रवि ने रामू से कहा कि आप चलकर शहर में रहिए, यहाँ गांव में आपकी विद्या की कोई कदर नहीं। इस पर रामू ने कहा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफी होता है। यानी जब विपत्ति में कोई पड़ा हो, मुसीबत में कोई हो और उसे थोड़ी सी कोई मदद कर दे, वहां पर जो है डूबते को तिनके सहारा, ऐसी लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई है। और इसका प्रयोग देखिए कि संकट के समय रमेश को जब मुन्ना दिखा तो उसे इस बात से आशा की किरण दिखाई दी कि डूबते को तिनके का सहारा। थोथा चना बाजे घना। वह व्यक्ति जो गुण और विद्या कम होने पर भी आडंबर करे। यानी किसी के पास गुण कम है, विद्या कम है, लेकिन वो फिर भी जो है दिखावा कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है थोथा चना बाजे घना जो लोकोक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। और इसे जो है हम प्रयोग के रूप में यहाँ देख सकते हैं कि हाई स्कूल में 2 बार फेल हो चुका रामू बात कर रहा था कि उसे सब कुछ याद है और वह इंटर में छात्रों को भी पढ़ा रहा है। ये तो वही बात हुई, थोथा चना बाजे घना। दाल भात में मुसलचन। 2 व्यक्तियों के काम की बातों में तीसरे आदमी का हस्तक्षेप करना। यानी 2 व्यक्ति जो है वो आपस में जब बात कर रहे हो और तीसरा व्यक्ति जो है अपनी टांग बीच में अड़ा दे, तो ऐसी परिस्थिति में जो है लोकोक्ति जो है वो प्रसिद्ध होती है कि दाल भात में मूसलचंद। और प्रयोग यहाँ पर देखिए कि 2 व्यक्तियों की बातचीत में दाल भात में मूसलचंद की तरह कूदने से अपनी ही प्रतिष्ठा कम होती है। यानी यहाँ पर जो है कम जो है अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से दिखाने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। दीवारों के भी कान होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोकोक्ति है और इसका धीरे बोलकर करना चाहिए। यानी जब आप कोई बात गुप्त तरीके से करना चाहते हो, जो दूसरों को पता ना लगे, किसी एक व्यक्ति को ही आप बताना चाहते हो, तो ऐसी बातें जो है बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एकांत वाली जगह पर वो भी धीरे से बोलकर करनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा गलती से भी उसे ना सुन ले। तो यहाँ पर जो है लोकोक्ति प्रसिद्ध होती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो प्रयोग यहाँ पर है कि श्याम ने मोहन से कहा कि जरा धीरे बोलो, क्या जाने कोई सुन रहा हो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये भी बहुत लोकप्रिय कहावत है और इसका अर्थ है कि एक बार धोखा खाने के बाद बहुत सोच विचार कर काम करना। यानी जब एक बार धोखा मिल जाए किसी को और वो उसके बाद बहुत सोच विचार कर काम करता है, तो ऐसी परिस्थिति में कहावत जो है वो प्रसिद्ध होती है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और इसका प्रयोग देखिए, पिछली बार एक दिन की गैरहाजिरी में राजू को दफ्तर से जवाब मिला था, इसलिए वह अब देरी से जाने से भी डरता है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चा न्याय।
प्रयोग देखिए कि कल पंचों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि पूरा वाक्य एक ही लकोक्ति से पूर्ण हो रहा है, क्योंकि लकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है। तो यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि कल जो है पंचों ने सच्चा न्याय दिया है, सच्चा न्याय किया है। यहाँ पर जो है लकोक्ति का प्रयोग करके जो है वाक्य को और ज्यादा सुंदर बनाया गया है कि कल पंचों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के व्यक्ति अथवा वस्तुएं अच्छी मालूम पड़ती है। प्रयोग देखिए, मोहन के पास ज्यादा पैसा नहीं है, गांव का सबसे बड़ा आदमी है, तो क्या हुआ, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यानी बड़ा आदमी जरूर है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर जो लकोक्ति है वो बिल्कुल सही बैठती है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दोनों हाथों में लड्डू होना, इसका अर्थ है दोनों तरफ लाभ होना, यानी दोनों तरफ लाभ होना, यानी जब दोनों तरफ से आपको लाभ मिल रहा हो तो वहां पर आप लकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो प्रयोग है कि अब तो रोहन ने दुकान भी खोल ली, नौकरी तो वह करता ही था, अतः अब उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यह भी बहुत लोकप्रिय कहावत है और इसका अर्थ है कि जिसके रहने का कोई पक्का ठिकाना ना हो। और प्रयोग देखिए, गांव से आया रामू दिल्ली में आकर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का जैसा हो गया है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम ना जानना और बहाना बनाना। प्रयोग देखिए, सुधा से गाने के लिए कहा तो उसने कहा साज ही ठीक नहीं गाऊं क्या, कहा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी उसे गाना ही नहीं आता था इसलिए वो बहाना बना रही है कि साज ठीक नहीं है इसलिए क्या गाऊं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ है झगड़े को जड़ से नष्ट कर देना। यानी किसी चीज जड़ से नष्ट करना चाहें तो वहां पर आप जो है लकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका प्रयोग है, इस एक खिलौने पर ही बच्चों में रोजाना झगड़ा होता है, इसे उठाकर क्यों नहीं फेंक देते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते, उसके लिए जो है आप पांचों अंगुलियां का प्रयोग कर सकते हैं मनुष्यों के लिए, अपना जो वाक्य है उसे प्रभावशाली दिखाने के लिए। इसका प्रयोग देखिए कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, कहा भी है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पांचों उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ है कि हर तरफ से लाभ होना। जब आपको हर तरफ से लाभ हो रहा हो, आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो कि आपको यह दर्शाना हो कि हर जगह से लाभ ही लाभ मिल रहा है, तो यहां पर आप लकोक्ति प्रयोग कर सकते हैं कि पांचों उंगलियां घी में होना। प्रयोग देखिए, किस्तीश काफी खुश था, खुशी का कारण पूछा तो वह बोला अरे इस बार ऐसा काम कर रहा हूं कि पांचों उंगलियां घी में होंगी। प्यासा कुएं के पास जाता नहीं आता, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोकोक्ति है और इसका अर्थ है जिसे गर्ज होती है वही दूसरों के पास जाता है। यानी जिसे जरूरत है, जिसे आवश्यकता है वही दूसरों के पास जाता है, जो आपकी मदद करने वाला है वो आपके पास नहीं आता है। इसका प्रयोग देखिए, राजू ने रमेश से कहा कि वह उसके घर आकर उसका होमवर्क करवा दे, तो रमेश ने कहा कि वह उसके घर क्यों नहीं आ जाता। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वह व्यक्ति जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कद्र ना जानता हो। इसके लिए प्रयोग देखिए कि उपदेश झाड़ने आए हो, कह रहे हो चाय मत पियो, भला तुम क्या जानो इसके गुण, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां पर आपको दिखाना हो कि कोई अवसर का लाभ उठा रहा है, तो वहां पर आप बहती गंगा में हाथ धोना, लकोक्ति गंगा में हाथ धोना लकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग देखिए, सत्संग के लिए काफी लोग एकत्रित हुए थे, ऐसे में क्षेत्रीय नेता भी वहां आ गए और उन्होंने अपना लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, यानी नेता को भीड़ भी इकट्ठी नहीं करनी पड़ी। बगल में छुरी मुंह में राम, इसका अर्थ है मुंह से मीठी मीठी बातें करना और हृदय में शत्रुता रखना। यानी कोई व्यक्ति जो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन उसके हृदय में शत्रुता है आपके लिए, तो वहां पर आप बगल में छुरी मुंह में राम जैसी लकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग देखिए, वैसे तो बड़ा भाई छोटे भाइयों को बहुत प्यार करता है लेकिन मौका पाते ही उसकी सब संपत्ति हड़प ली जाती है, इसे कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है।
यानी जब भी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां पर मूर्ख को गुण सिखाया जा रहा हो, मूर्ख नहीं समझ रहा हो, यानी वहां पर जो है आप इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना। प्रयोग देखिए, रवि को पढ़ाई की बातें समझाना बेकार है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब बेकार की बातें हैं, तुम व्यर्थ ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। यानी जब आप किसी को ये दिखाना चाह रहे हो या ये बताना चाह रहे हो कि मूर्ख के आगे जो है उन गुण सिखाना या मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है, तो वहां पर आप भैंस के आगे बीन बजाने जैसी लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये भी बहुत प्रसिद्ध कहावत है और इसका अर्थ है जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। और प्रयोग इसका देखिए, जब एक अजनबी जबरदस्ती रामू से आत्मीयता दिखाने लगा तो रामू बोला, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये भी बहुत प्रसिद्ध कहावत है और ये जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और इसका जो अर्थ है वो है भारी से भारी विपत्ति पड़ने पर भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जब आप किसी को ये दिखाना चाहें, ये बताना चाहें कि चाहे किसी पर कितनी भी विपत्ति आ जाए, उसे हमेशा साहस से काम करना चाहिए, उसे साहस नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप जो है ऐसे वाक्यों को बहुत अधिक तरीके से प्रभावशाली दिखाने के लिए या अच्छे आकर्षक ढंग से जो है दूसरों को दिखाने के लिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कहावत का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग देखिए कि विद्या रमा से बोली कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तुम अपने मन को दृढ़ करो। यानी यहां पर भी जो है पूरी लोकोक्ति से ही वाक्य को पूर्ण कर लिया गया है। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, इसका अर्थ हुआ बुरी हालत में पड़कर भी अभिमान ना त्यागना। यानी चाहे हालत कितनी भी बुरी हो जाए, यदि कोई अपना घमंड नहीं छोड़ रहा है, अपना अभिमान नहीं त्याग रहा है, तो वहां पर जो है आप इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। प्रयोग देखिए, लड़की घर से भाग गई, बेटा स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन मिसेस बख्शी के तेवर अभी भी नहीं बदले। यह तो वही बात हुई, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। सांच को आंच नहीं, ये भी बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है और परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है और इसका अर्थ है जो मनुष्य सच्चा होता है उसे डर नहीं होता। जहां पर भी इस तरह की परिस्थिति हो वहां पर आप इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग के अनुसार देखिए, मुकेश रमेश से बोला कि जब तुमने गलती की ही नहीं तो फिर डर क्यों रहे हो, चलो सब कुछ सच बता दो, क्योंकि सांच को आंच नहीं, सच को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए वहां पर जो है सांच को आंच नहीं कहावत का प्रयोग किया गया है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका अर्थ है सीधेपन से काम नहीं चलता। और जहां पर आपको इस तरह की बात कहनी हो वहां पर आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखने के लिए प्रयोग के आधार पर यहां देखिए आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हमने राजी बाजी से काम निकलवाना चाहा पर ठीक ही कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। यानी सीधे तरीके से काम नहीं हो तो कहते हैं ना हमेशा कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो यहां पर कहावत भी है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। 100 सुनार की एक लुहार की, ये भी बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है और परीक्षा में भी अक्सर पूछी जाती है और इसका अर्थ है कमजोर चोट और बलवान व्यक्ति की एक चोट बराबर होती है। यानी हमेशा कहते हैं ना जब भी कोई बात करनी हो तो वो ठोक के कहनी चाहिए, यानी 100 सुनार की एक लुहार की, इस तरह की कोई बात कहनी चाहिए। यानी कमजोर आदमी है वो 100 बातें कहता है, लेकिन जो बलवान व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो एक ही बात कहता है और डंके की चोट पर कहता है और उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। प्रयोग के आधार पर देखिए, सौरभ बड़ी देर से कौशल की पीठ पर थप्पड़ मार रहा था, अंत में किशन ने उसको जोर से एक घुसा मार दिया तो सौरभ कहराने लगा। ठीक ही कहा है, 100 सुनार की एक लुहार की। सब्र का फल मीठा होता है, ये भी लोकोक्ति बहुत लोकप्रिय है और परीक्षा में पूछी जाती है और इसका अर्थ है सब्र करने से बहुत लाभ होता है। और इसका प्रयोग है कि अध्यापक ने छात्र को समझाया कि सब्र का फल मीठा होता है, वह बस मन लगाकर पढ़ाई करे। यानी मन लगाकर आप पूरी साल पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसलिए जो है यहाँ पर ये कहावत कही गई है कि सब्र का फल मीठा होता है, यानी सब्र करना चाहिए उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसका अर्थ हुआ कहना कुछ और करना कुछ और। प्रयोग देखिए कि आजकल के नेताओं का विश्वास नहीं, उनके दांत तो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। यानी जब भी कोई आपको ऐसी परिस्थिति आती है आपके सामने जहां पर आपको ये दिखे कि कोई कह कुछ रहा है लेकिन करता कुछ और है, तो वहां पर ऐसी परिस्थिति में आप लोकोक्ति हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
ये लकोक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारी लकोक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में सारी लकोक्तियों को लेना असंभव था, इसलिए हमने कुछ थोड़ी सी उदाहरण ही यहाँ पर लिए हैं। यदि आप और लकोक्तियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी साइट सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको और भी बहुत सारी लकोक्तियां मिल जाएंगी। आप वहां जाकर और भी ज्ञान प्राप्त करें। अन्य विषयों में भी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।